दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है, कोई भी अपन प्रॉपर्टी लेते हैं रीसेल के अंदर तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने को चेक करने चाहिए और डॉक्यूमेंट के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो क्या क्या चीज़ें अपने को देखनी चाहिए, क्योंकि रीसेल की प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ कई दिक्कतें हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कोई भी रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो एक अच्छा लॉयर यानी कि अच्छा वकील आप नियुक्त करें या उससे आप प्रॉपर्टी पेपर चेक करवाएं, या जो रियल एस्टेट का कोई जानकार हो जो काफ़ी टाइम से रियल एस्टेट का काम कर रहा हो उस आदमी से चेक जरूर कराएं, क्योंकि जब अपन प्रॉपर्टी लेते हैं तो अपने लाइफ का पैसा जाता है, कई बार दिक्कतें होती है। और रीसेल की प्रॉपर्टी या जो पुरानी प्रॉपर्टी जब अपन खरीदते हैं, रेडी टू मूव शिफ्ट हो गया, फ्लैट मकान या जो कुछ भी ले रहे हैं, तो उसमें ये दिक्कतें हो सकती है। इसमें मोटा मोटी अपन 5 पॉइंट पे बात करेंगे या 5 पॉइंट पे मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मदर डीड यानी कि वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से। दूसरा, यदि अपन बात करें तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो कैसे ट्रांसफर हुई, किस कारण से ट्रांसफर हुई, तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। तीसरा आता है एनओसीज, मान लीजिए कोई उसके कोई ड्यूज है तो वो एनओसीज अपने को चेक करने चाहिए। और चौथा पॉइंट है वो बात करते हैं उसका लेआउट प्लान क्या है, जिस भी बिल्डिंग ले रहे हैं या बिल्डिंग में अपन फ्लैट ले रहे हैं या कोई मकान ले रहे हैं बना बनाया, तो उसका लेआउट या अथॉरिटी से क्या क्या उसका लेटर्स है वो देखने चाहिए। और पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है कंप्लीशन या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, मतलब उसका क्या ऑक्यूपाइड है वो, उसका वो सारा सर्टिफिकेट अपने को देखना चाहिए। तो सबसे पहले यदि पॉइंट की अपन बात करें तो मदर डॉक्यूमेंट्स। और इसमें एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप अच्छा वकील नहीं करते हैं या किसी से आप चेक नहीं करवा पाते हैं तो आप लीडिंग जो बैंक है उनसे आपको लोन लेना चाहिए। सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में जैसे लीडिंग बैंक है आईसीआई, एचडीएफसी या एक्सिस बैंक, इनसे या एलआईसी हाउसिंग से, तो इनमें आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो इनमें डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं। एनबीएफसी कई बार आपकी इनकम के आधार पर प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली वेरीफाई नहीं करता है, वैसे तो करते हैं, वो भी उनकी भी रिस्क रहती है, लेकिन फिर भी आप इन नेशनलाइज बैंक से या लीडिंग बैंक से आप लोन लेते हैं तो उसमें आपके प्रॉपर्टी पेपर्स चेक हो जाएंगे, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए आप 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें 10 लाख का लोन ले लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में अपन लोन का यदि रीपेमेंट करते हैं तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है सभी बैंकों के अंदर। तो आप 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में या 2 महीने बाद कभी भी उसमें पूरा का पूरा पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट आप कर सकते हैं, तो उसमें आपके प्रॉपर्टी पेपर वेरीफाई हो जाएंगे और सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब सबसे पहले पॉइंट की यदि बात करें तो जिसमें मदर डीड या जैसे वो मतलब प्रॉपर्टी आई कहाँ से, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी किसी, जैसे राजस्थान की बात करें जयपुर के अंदर तो जेडीए या हाउसिंग बोर्ड 2 अलॉटमेंट लेटर देते हैं, या अदर जैसे नज़दीक की बात करें हरियाणा के अंदर तो हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से यदि वो अलॉटमेंट लेटर निकला है तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट अलॉटी या मूल पट्टा धारक वो आदमी हो जाता है। तो वहां से उसके बाद में कई बार चेन बनती है। मान लीजिए मैं जयपुर की बात करता हूँ, जेडीए ने किसी को 90 के अंदर कोई जेडीए पट्टा दे दिया और वो प्रॉपर्टी 5-6 लोगों तक बिकती गई, तो उसमें बिकती कैसे, तो वो कुछ पेपर्स होते हैं तो वो आपको देखने सबसे जरूरी होते हैं। तो मालिकाना हक किसके पास है, मतलब जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका मालिक वही है या किसी और के पास है। कुछ चीज़ें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और कुछ चीज़ें पेपर से, आप जब भी प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं, जब पेमेंट दे रहे हैं तो आपको ओरिजिनल पेपर सारे दिखाएंगे, मतलब वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई। और उसके बाद में यदि उसमें बात करें तो सेल डीड, ये तो हो गया फर्स्ट। तो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद किसी को यदि उसने बेची है तो उसकी रजिस्ट्री कराई है, तो रजिस्ट्री को राजस्थान में जैसे रजिस्ट्री बोलते हैं, कई जगह इसको सेल डीड बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। सेकंड चीज, रजिस्ट्री फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, मैं बार बार कह चुका हूँ कई जगह। और कई बार कई प्रॉपर्टी, जब एक बीच में 5-7 दिन पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया था या किसी का फोन आया था सॉरी, तो उन्होंने तीसरी पार्टी ने बेची, तीसरी पार्टी मतलब फर्स्ट पार्टी ने किसी को बेचा, सेकंड को एग्रीमेंट के आधार पे, दूसरे ने एग्रीमेंट के आधार पे बेच दिया तीसरे को, और तीसरे से चौथा आदमी खरीद रहा है, वो रजिस्ट्री कराना चाह रहा है। तो अब रजिस्ट्री कैसे होगी, रजिस्ट्री तो फर्स्ट पार्टी कराएगी जिसके नाम है, तो ऐसा सौदा नहीं करे। एग्रीमेंट पे लंबे टाइम नहीं चल पाते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती है, विवाद बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि
पैसा अपन दे रहे हैं और फिर उसके कागज नहीं ले रहे हैं तो ये गलती अपनी ही रहती है। पैसा देने के बाद कागज हमेशा होने चाहिए, ये ध्यान जरूर रखें। किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से या डायरेक्ट आपका अलॉटमेंट होता है उसमें तो ठीक है, पट्टे कागज बन जाते हैं, लेकिन रीसेल में खरीदते हैं उसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही रहता है, कई बार एग्रीमेंट पे, कई मुख्तियारनामा पे, कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पे ले लेते हैं। अब इसमें कई बार प्रॉपर्टीज आती है जो आपके गिफ्ट डीड हो गई या पैतृक संपत्ति है, तो वो कैसे आती है उसके सारे अपने को ध्यान में रहना चाहिए। मान लीजिए गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और वो गिफ्ट डीड किसके पक्ष में है, उसमें कोई और तो नहीं है खातेदार वगैरह। मान लीजिए एक ही प्रॉपर्टी 4 आदमियों के नाम और एक आदमी रजिस्ट्री करा रहा तो वो वैलिड नहीं होती है। 3 आदमियों का हक त्याग जिसको बोलते हैं वो करवाना जरूरी होता है। और कई बार जैसे पुश्तैनी जमीन होती है, मान लीजिए फादर थे, उनके 3 सन है या 3 बेटे हैं और फादर एक्सपायर हो गए तो वो तीनों की हो गई। अब या तो तीनों उसकी रजिस्ट्री कराए या तीनों में से एक को कोई नामित कर दे और उसका हक त्याग का लेटर जो बनता है, स्टाम्प पे बनता है, रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है, वो यदि करवा रखा है तो वो आपके रजिस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, मान लीजिए उन्होंने किसी ने करवा लिया प्रॉपर्टी, अपने जिससे अपन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसने ऐसी पार्टी से खरीदी जहां हक त्याग होके और उन्होंने लिए, तो उसमें आपको उनका हक त्याग का लेटर की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको होनी जरूरी होती है। तो इसमें ये सारी चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अंदर ये मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होती है, सबसे पहला तो होता है मतलब बेच दी, दूसरा हो सकता है गिफ्ट डीड हो सकता है, विल से हो सकती है ट्रांसफर, या जैसे कोई किसी की मृत्यु हो गई तो उनके वारिस को जो प्रॉपर्टी मिलती है, तो ये 4-5 तरीके से लगभग प्रॉपर्टी किसी के नाम होती है। तो ये चेन पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट अलॉटी है तब तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन में ये 4-5 चीजें आती है, तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए, ये पहले चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक से ज्यादा बार यदि प्रॉपर्टी सेल हुई है, मान लीजिए मैंने एक उदाहरण अभी बताया था कि 90 में कोई प्रॉपर्टी किसी ने प्लॉट अपने नाम से जेडीए से या किसी विकास प्राधिकरण से अलॉटमेंट लेटर बनाया और वो बिकते बिकते 6 आदमियों के पास चली गई, तो 6 आदमियों में उसकी चेन पूरी चाहिएगी, 6 की 6 रजिस्ट्री चाहिएगी। इसके अलावा बीच में लोगों ने नाम ट्रांसफर कराया कि नहीं कराया, मैंने नाम हस्तांतरण का बीच में नाम ट्रांसफर का या म्यूटेशन का एक वीडियो भी डाला था, वो जरूर देखें, क्योंकि म्यूटेशन या नाम ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। जैसे अपन गाड़ी खरीदते हैं लोन्स पे और गाड़ी पे हाइपोथिकेशन होता है, वो नहीं हटवाते हैं अधिकतर, तो वो गाड़ी बैंक के नाम ही रहती है। सेम एज इट इज प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही है, जिसके नाम प्रॉपर्टी फर्स्ट में होती है वो उसी के नाम रहती है। तो ये आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि उन्होंने म्यूटेशन करवाया कि नहीं कराया, नाम ट्रांसफर कराया कि नहीं कराया। यदि नहीं कराया तो पहले वो नाम ट्रांसफर आपको करवाना रहेगा, उसके बाद आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा रीसेल प्रॉपर्टी में एक जो पॉइंट अभी आ रहा है, कई जगह मैंने देखा भी है, सुना भी है, पोजीशन किसके पास है। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है उसी के पास पोजीशन है, कई बार पोजीशन किसी और के पास होता है, तो पोजीशन जरूर ले, आप वो ध्यान जरूर रखें। और इसके अलावा अब ये तो आगे मतलब मदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज के अंदर पेपर्स देखने चाहिए। सेकंड आता है ट्रांसफर का, तो ट्रांसफर के अंदर जिससे भी वो ट्रांसफर हुई है, जिससे खरीदी है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए। तीसरा आता है एनओसी। एनओसी का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उस पर किसी बैंक का लोन चल रहा है, यदि लोन कंप्लीट कराया तो उसका लोन का एनओसी चाहिए। इसके अलावा यदि उस पर कोई हाउस टैक्स लग रहा है या कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है तो उसका एनओसी चाहिए, उससे संबंधित डिपार्टमेंट से। नगर निगम या नगर पालिका में जो हाउस टैक्स लगता है उसका एनओसी चाहिए। इसके अलावा पानी बिजली के आपके बिल कितने ड्यू है वो आपको देखना चाहिए। और इसके अलावा पानी बिजली के अलावा भी यदि कोई उन्होंने और कहीं गिरवी रख रखा हो या ऐसा कोई कर रखा हो तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स सारे चेक करने चाहिए, लेने चाहिए। अब इसके बाद में जो भी आप मकान खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं, तो वो रीसेल में खरीद रहे हैं तो उसका लेआउट प्लान क्या है, मतलब उसका नक्शा वगैरह आपको देखना चाहिए, प्रॉपर सेटबैक से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। यदि वो उससे नहीं बना हुआ है तो कई बार बैंक नेशनलाइज बैंक लोन नहीं देते हैं, वो आप ध्यान जरूर रखें। रीसेल के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान जरूर रखना चाहिए। और लेआउट के बाद होता है फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, मतलब वो बिल्डिंग जैसे फ्लैट ले रहे हैं कहीं, तो वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी से वहाँ से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उसी के बाद में आप खरीद सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने शॉर्ट तरीके में बताने की कोशिश करी है। तो ये रीसेल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है आज के टाइम के अंदर, तो ये ध्यान जरूर रखें। और
पेमेंट का मैंने शुरू से ही बताया कि आप शुरुआत में जो पेमेंट दे वो 10% के आसपास दे, इससे ज़्यादा कम नहीं दे, ज़्यादा नहीं दे, कम तो दे तो दिक्कत नहीं है। और लोन जरूर कराए, चाहे आप बहुत कम कराए, चाहे 5% 10% ही टोटल अमाउंट का लोन कराए, लेकिन लोन कराना चाहिए। लोन से आपके प्रॉपर्टी पेपर्स वेरीफाई हो जाते हैं। तो इस तरह अपन कोई भी रीसेल की यदि प्रॉपर्टी लेते हैं तो इन मेन पॉइंट्स पे अपने को ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने शुरू में भी किया वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रॉपर्टी आई कहाँ से, यानी कि मदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब खेती की जमीन थी, अप्रूव हुई, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी, हाउसिंग बोर्ड ने दी, नगर निगम ने दी, कलेक्टर से अप्रूव हुई, किससे हुई। उसके बाद मतलब अधिकतर लोग क्या करते हैं कि बोले रजिस्ट्री हुई। अब रजिस्ट्री हुई किस चीज से, रजिस्ट्री फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। हर आदमी बोलता है मैंने रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। रजिस्ट्री से पहले वो आई कहाँ से, तो उसका अलॉटमेंट लेटर होता है, या वो पूरी जैसे जमीन है कोई तो वो 90A 90B या जो भी अप्रूवल हुई आवासीय में कन्वर्ट हुई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, यदि फर्स्ट में आप ले रहे हैं तो। सेकेंड चीज के अंदर वो ट्रांसफर हुई तो कैसे हुई, उनके ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और थर्ड चीज के अंदर यदि बात करें तो एनओसी जिस भी डिपार्टमेंट से या कहीं से वो उनका लोन का इश्यू हो और हो तो वो सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। और लेआउट प्लान जरूर देखना चाहिए। इसमें आज के टाइम में बैंक लोन करने में कई बार दिक्कत करते हैं, सेटबैक नहीं है या लेआउट प्लान पास नहीं है नगर निगम या गवर्नमेंट से, और लास्ट में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो ये पांचों चीजों पे फोकस करना चाहिए। ये लिस्ट बना के और आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज करें यदि रीसेल में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो। फ्रेश प्रॉपर्टी लेते हैं तो फ्रेश प्रॉपर्टी के अंदर मान लीजिए वो डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और रेरा से अप्रूव्ड है, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें और कोई हेल्प चाहिए, यदि आप जयपुर में कोई प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और रियल इस्टेट में यदि आप काम करना चाहें तो मेरे को कॉल जरूर करें। दोस्तों इसी तरह आप इस स्नेह बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें और सब्जेक्ट जरूर बताएं। आपके सबके हित का यदि सब्जेक्ट होगा तो उस पर मैं फोकस 100% करता हूं। वीडियो को शेयर करना नहीं भूले, शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं, क्योंकि शेयर करने से किसी न किसी को फायदा जरूर होता है। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।